नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सेंटर पर। हम लोग पढ़ रहे थे संविधान क्यों और कैसे। 2 एपिसोड में हमने पढ़ा कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, और आज हमको पढ़ना है कि भारत का संविधान कैसे बना। आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा कि समाज में संविधान का जो काम है जनता की जन आकांक्षाओं को समन्वय रूप स्थापित करना। जानते हैं आप लोग कि समाज में भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच और विचारधाराएं होती हैं। इन लोगों के बीच अगर एक समन्वय स्थापित ना किया जाए तो विद्रोह पनप सकता है। इसीलिए संविधान का एक काम होता है कि इन लोगों के बीच एक नियम कानून बनाना। फिर हमने पढ़ा कि नियम कानून तो हमने बना दिया, लेकिन नियम कानून बनाने वाले लोग कौन होंगे, इस चीज को भी हमने जाना कि राजतंत्र में नियम और कानून राजा बनाते थे, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में नियम और कानून बनाने का काम जनता के प्रतिनिधि करते हैं, जैसे हमारी संसद। फिर हमने पढ़ा कि अगर हम जिनको पावर दिया है नियम और कानून बनाने का, वो एक ऐसा नियम और कानून ना बना दे जिसे जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो जाए। इसीलिए सरकार पर सीमाएं भी हमारा संविधान लगाता है। फिर हमने पढ़ा कि सरकार पर सीमाएं लगाने का ही काम सरकार को नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ जनता की आकांक्षाओं को भी पूरा करना होता है। जैसे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर हमने पढ़ा कि जो संविधान है, संविधान एक राष्ट्र की राष्ट्रीय पहचान देता है, साथ ही साथ मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इस तरीके से हम आज से देखना है कि भारत का संविधान किस राष्ट्रीय विरासत पर पनपा, क्योंकि संविधान एक लिखित दस्तावेज या दस्तावेजों का एक संग्रह होता है। भारतीय संविधान कैसे बना? भारत का संविधान भारतीय विभाजन के पहले से ही संविधान की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। भारत में कैबिनेट मिशन आता है और एक प्रस्ताव देता है भारतीय सरकार को कि वो अपना संविधान बना ले। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और 14 अगस्त 1947 में को जब विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक होती है। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, ने प्रस्तावित किया था। कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था? कई एग्जामों में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था कि प्रत्येक जो प्रांत हैं या देसी रियासत हैं या रियासतों के समूह हैं, उनको जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर ये देखा गया कि जहां 10 लाख की जनसंख्या है वहां एक सीट दी गई। इस तरीके से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे। देसी रियासतों को न्यूनतम 93 सीट आवंटित की गई। ये भी ध्यान दिया गया कि 3 प्रमुख समुदाय, मुसलमान, सिख और सामान्य, में से उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। इसके लिए उन्होंने समानांतर प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय पिछले भाग में उन कारकों पर ही प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सम्माननीय योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। जब संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, उस समय अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था
कि देश में राजनीतिक रूप से जागरूक सभी वर्गों में संविधान सभा का विचार एक आस्था का प्रतीक बन चुका था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह भी कहा था, गांधी जी के कथन को याद करते हुए, कि स्वराज का अर्थ जनता के द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त उनकी इच्छा है। संविधान सभा का स्ट्रक्चर कैसा था, स्वरूप कैसा था? 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान क्षेत्रों से चुनकर आए थे। यानी 292 सदस्य प्लस 93 सदस्य जो चुने गए थे। जब भारत का विभाजन हो जाता है 3 जून 1947 को ये प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है, तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घट जाती है और ये कुल 299 रहती है। इसके बाद जब संविधान बनकर तैयार होता है, अंतिम रूप से जिनके सिग्नेचर होते हैं, साइन होते हैं, 284 लोगों के होते हैं। कुछ उनमें से डेड हो जाते थे, तो 284 लोगों का ही साइन हुआ है। इसको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इस प्रकार उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभाजिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी। उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है। संविधान वास्तव में बना कैसे? यद्यपि हमारे संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वैयक्तिक मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य थे जिन्होंने संविधान बनाया, वो किसी भी वैयक्तिक मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, बल्कि इनडायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश प्रांतों के जो क्षेत्र थे उनके प्रतिनिधियों को चुना था, जिसमें ज्यादातर प्रतिनिधि परक बनाने का प्रयास किया गया था। सभी धर्म के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में उस समय की अनुसूचित वर्गों के 26 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82% सीटें प्राप्त थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधारा की नुमाइंदगी थी। यानी संविधान सभा में अगर किसी राजनीतिक पार्टी की बात की जाए तो उस समय कांग्रेस का बहुमत था, 82% सीटें थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर तमाम विचारधारा के लोग थे। एक भी विचारधारा से मतलब ऐसा नहीं था कि एक ही विचारधारा के लोग हों, अलग अलग भिन्न भिन्न मत वाले लोग उसमें थे, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन से निकले हुए नेता कांग्रेस में सम्मिलित थे। संविधान सभा के कामकाज की शैली। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व ना करे। भारतीय जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों के आधार पर बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ। यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें तमाम मतभेद थे, इसके बावजूद भी किसी ने भी अपने हित को लेकर मतभेद नहीं किया। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे, जैसे भारत में शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए। पहला जो मतभेद था कि भारत की शासन प्रणाली विकेंद्रीकृत होनी चाहिए कि केंद्रीकृत होनी चाहिए। राज्य और भारत का संबंध, देश का संबंध, इन दोनों के बीच का कैसा संबंध होना चाहिए। जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसमें कितने पावर्स देने चाहिए। क्या संविधान को जो जनता की संपत्ति है उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य, जो वर्तमान जो स्टेट आप देख रहे हैं, इसकी जो बुनियाद है, सिर्फ एक प्रावधान को छोड़कर। वो प्रावधान ये था कि सार्वभौमिक मताधिकार।
यानी धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार। पहले वोट देने का अधिकार 21 वर्ष निर्धारित किया गया था, यानी किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी हो 21 साल का व्यक्ति वोट दे सकता है। हालांकि बाद में इसको 18 साल किया गया, जो संविधान संशोधन हुआ। इस सभा की सभी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि सार्वजनिक हित का काम कर रही थी। इसके सदस्यों ने चर्चा, तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की नहीं, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों के सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद, स्वार्थ और संकीर्णता से ऊपर उठ कर देते थे। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे खंडों में प्रकाशित हुई। हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत बारीकी से बातचीत हुई, वह सार्वजनिक विवेक की भावना से सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती थी। वैसे भी फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कार्यविधि। संविधान सभा की समान कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। यानी जो संविधान सभा बनी थी, 8 लगभग मुख्य कमेटियां थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद या अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के बहुत बड़े आलोचक थे। अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू के बीच भी कई मुद्दों को लेकर असहमत थे, फिर भी सबने साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हो, कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। इस तरीके से लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक हमारे संविधान सभा का जो निर्माण काल चला, उसमें लगभग 166 दिनों तक बैठकें हुई और इसके सत्र अखबारों आम लोगों के लिए खुले थे। हमारी जो संविधान सभा थी वो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत से निकल कर आई थी। भारतीय संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि समान ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आज सहमति ना होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी थी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। इन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप दिया गया। यानी इन सारी चर्चा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत पहले हो चुकी थी और लगभग हर एक चर्चा को जो राष्ट्रीय आंदोलन जिस विरासत को लेकर चल रहा था, संविधान सभा में उसकी पूरे तरीके से रखा गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, तब उसमें लगभग सभी मौलिक प्रावधानों का उल्लेख किया था, जिसमें हमारे संविधान ने उसको भूला नहीं बल्कि उसमें प्रावधान किया। और साथ ही साथ जो हमारी संस्थागत व्यवस्थाएं थी, लगभग सभी को व्यवस्थित किया। यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच का संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, यह भी संविधान सभा ने बहुत ही बारीकी के साथ काम किया। साथ ही साथ संविधान सभा ने सांसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था पर भी जोर दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय संविधान लगभग भारत से ही नहीं, विश्व के उन देशों से भी जो भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल थे, उनको लिए गए थे। ये आरोप लगाया जाता रहा है कि क्या भारतीय संविधान उधार का संविधान था, जिसका उत्तर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है। आज इस समय बनाए गए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो असफलताओं को दूर करे, उस देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके। इस तरीके से
भारत का संविधान बना था। भारत के संविधान से जिन देशों का प्रयोजन लिया गया है, जैसे ब्रिटिश संविधान से हमने सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का जो सांसदीय स्वरूप है, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार और न्यायपूर्वलोकन, कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। इस तरीके से भारतीय संविधान बना। निष्कर्षतः यही हम कह सकते हैं कि यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को कैसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया गया संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है, जबकि दुनिया में अन्य अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दबकर रह गए। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अनेक देशों, खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि कैसा संतुलित संविधान बनाया गया जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या काम चलाऊ व्यवस्थाएं मात्र न हो बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रख सके। आप पुस्तक के शेष भाग में व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे इन 3 एपिसोडों में खत्म होता है। कल हम अगला चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले इस पूरे संविधान की एक समरी हम आप लोगों के बीच रखेंगे। संविधान के बारे में विस्तृत विवेचना हम रखेंगे। आप लोगों से अपील है, जो लोग इस चैनल में नए हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।